आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सीमा बल स्थापना दिवस के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। वहीं पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा वो एक बार देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने यह पोस्ट किया, सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों को एवं उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जवानों का त्याग और पराक्रम व शौर्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारत के सशस्त्र सीमा बल के जवानों का सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों और इसी के साथ अवैध घुसपैठ को रोकने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने एचआरडीए की तरफ से सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर निकायों की करीबन 55 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम को सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जरिए खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को बढ़ावा भी मिलेगा। और शहर के बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाने से निश्चित रूप से यहाँ के सभी खिलाड़ियों को, यहाँ के सभी नागरिकों को, सबको एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। इसके साथ साथ रुड़की में, अन्य नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और स्कूलों में एक काम करवाए गए हैं और ये सभी काम पूरे हरिद्वार जनपद के लिए आने वाले समय में एक विकास के मील के पत्थर साबित होंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। देखिए, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि अब ये लोग जब लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर पा रहे, जनता इनको लगातार नकारने का काम कर रही है। अभी हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, जिस प्रकार से जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है, उससे बौखला कर अब इस प्रकार की हाथापाई, इस प्रकार की चीज़ों पर उतारू बलपूर्वक काम करने पर विश्वास कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश की जनता देख रही है और सभी इसकी निंदा भी कर रही है। देखिए, आपको कई बार हम लोग की मीडिया ब्रीफिंग हो रखी है। 5 बैडमिंटन कोर्ट, 2 स्क्वॉश कोर्ट, 2 लॉन टेनिस कोर्ट, 3 क्रिकेट प्रैक्टिस पिचेस, 1 फुटसल कोर्ट, 2 फ्लोर का जिम और योगा एरिया। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमने एक छोटे स्पेस में प्रोवाइड कराने का करा है। दर्शक गृह भी हमने वो भी बनाई है कि जहाँ हमारे बेसिकली स्टैंड्स बनाए, जहाँ से लोग बैडमिंटन भी देख सकते हैं और लॉन टेनिस भी देख सकते हैं। क्रिकेट में हमने इंश्योर करा है कि पूरा उनको 30-40 मीटर्स का रनअप मिले बॉलर्स का, जो इंटरनेशनली भी आप देखोगे इससे ज़्यादा रनअप आपको कहीं नहीं मिलेगा। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मैक्सिमम प्लेसेस जहाँ बॉलर फुल रनअप के साथ अपना करा सकता है। साथ ही इसमें बॉक्स क्रिकेट भी हो सकता है। वी विल ऑल्सो बी हैविंग अ कैफेटेरिया हियर। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका ओएनएम का भी हम लोगों ने टेंडर निकाला था, निविदा निकाली थी और हमारे पास वेंडर आ चुके हैं। तो अब वो इस फैसिलिटी को लगातार चलाते रहेंगे। एंड हमने चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं। रेट्स को हमने मिनिमल रखा हुआ है ताकि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। वी विल हैव प्रोविजन, जो अच्छे खिलाड़ी रहेंगे उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ कोचिंग भी प्रोवाइड कराएंगे स्पेशल कोचेस की, जो सर्टिफाइड कोचेज होंगे। और वहीं अपने हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों पर हो रही जांच को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध मदरसों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूसीसी मुद्दे पर सीएम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2025 के जनवरी में उत्तराखंड में यूसीसी पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। पहले मदरसे वाले में मदरसों का सर्वेक्षण होने हरिद्वार जनपद में सबसे ज्यादा मदरसे। देखिए, हमने गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। उनके जो पहचान पत्र हैं वो और पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। और जहां भी ये अवैध मदरसे बने हैं या उनमें पढ़ने वाले लोग जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कहीं किसी प्रकार की आशंका है, किसी प्रकार के संदिग्ध है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यूसीसी चूंकि हमारा संकल्प था और 2022 के आम चुनाव में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष अपना संकल्प रखा था, वायदा किया था कि हम सरकार में आते ही यूसीसी के लिए कानून बनाएंगे और हमने विधेयक लाकर वो कानून बना दिया है और अब जनवरी माह में 2025 में हम इसको लागू कर देंगे। यूसीसी चूंकि हमारा संकल्प था और 2022 के आम चुनाव में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष अपना संकल्प रखा था, वायदा किया था
कि हम सरकार में आते ही यूसीसी के लिए कानून बनाएंगे और हमने विधेयक लाकर वो कानून बना दिया है और अब जनवरी माह में 2025 में हम इसको लागू कर देंगे। और उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी प्रयागराज महाकुंभ को लेकर साधु संतों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी बीच हरिद्वार से निरंजनी अखाड़े के साधु संत प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सभी संत प्रयागराज में बनी छावनी में रहेंगे, जिस पर निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस महाकुंभ में 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होने वाले हैं। और इस भव्य महाकुंभ को लेकर हमारे संवाददाता ने निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार देख लेते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है और हरिद्वार से जो संत है वो प्रयागराज के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी, उनसे बातचीत करेंगे। गुरुजी, प्रयागराज में जो है पूरी तरह से जो है वहाँ पर आगाज हो चुका है, आज आप वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं, किस तरह की तैयारी है गुरुजी कुंभ को लेकर? जनता टीवी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूँगा। आप देख रहे हैं हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा है, सभी प्रयागराज जा रहे हैं और सबका प्रयास है कि दिव्य और भव्य कुंभ हो, डिजिटल हो, स्वच्छ हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत है, स्वयं एक पीठाधीश्वर है। मैं याद दिलाना चाहूँगा 2019 में उन्हीं के कार्यकाल में बहुत अच्छा कुंभ हुआ था और हम सब का प्रयास है आने वाला जो कुंभ हो दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो, डिजिटल हो। और जितने भी संत महात्मा यहाँ से जा रहे हैं, अभी हमारे वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे और मैं समझता हूँ जितने भी हमारे अखाड़े, जूना अखाड़ा हो, आह्वान अखाड़ा हो, अटल अखाड़ा हो, आनंद अखाड़ा हो, निर्माणी अखाड़ा हो, सभी अखाड़े प्रयागराज पहुँच रहे हैं। आज हमारा अखाड़ा भी प्रयागराज के लिए कूच कर रहा है और कल सुबह हम प्रयागराज पहुँचेंगे और हम भी कुंभ में शामिल होने जा रहे हैं। गुरुजी, इस बार प्रयागराज में किस तरह के विषय जो यहाँ पर प्रोग्राम होने वाले हैं? देखिए, आपने देखा होगा प्रयागराज इस समय जो है एक दुल्हन की तरह सज रहा है। आप रोड पे जाएंगे, बड़े सुंदर सुंदर लाइटें लगी हुई है, पूरा जो कुंभ क्षेत्र है। हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या होती है प्रयागराज का जो कुंभ होता है वो 2.5-3 महीने में ही तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि वो गंगा जी का क्षेत्र है। गंगा जी जब जगह छोड़ती है उसके बाद ही कुंभ का कार्य शुरू हो रहा है। इस समय वहाँ पे प्लेटें बिछ रही है, जमीन की साफ सफाई हो रही है, हमारे पंडाल है, टेंट आदि जितने भी कार्य सब वहाँ चल रहे हैं। मैं समझता हूँ 15-20 दिन में हमारा वहाँ पूरा कार्य हो जाएगा और संत महात्मा वहाँ मेला क्षेत्र में निवास करेंगे। जी, पहला स्नान का स्नान को लेकर किस तरह की तैयारी है प्रयागराज में? देखिए, आपने देखा होगा जो प्रयागराज का महाकुंभ है, सूर्य जब मकर राशि में आता है और बृहस्पति वृष राशि में आता है तो हमारा प्रयागराज का महाकुंभ शुरू हो जाता है। और 14 जनवरी को हमारा पहला स्नान होगा, जिसका नाम मकर संक्रांति पे स्नान होता है, मकर संक्रांति। और दूसरा स्नान हमारा मौनी अमावस जो 29 जनवरी को है और तीसरा स्नान हमारा जो होगा 3 मार्च को होगा, 3 फरवरी को होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो 3 स्नान नहीं, ये शाही स्नान होंगे। शाही स्नान क्यों कहा जाता है? हमारी परंपरा है, जब भी हम लोग पेशवाई निकालते हैं शाही स्नान में जाते हैं। जैसे राजा महाराजा शाही पेशवाई में निकलते थे, शाही स्नान में जाते थे, हमारे साथ गज होंगे, हाथी होंगे, ऊंट होंगे, बंगले होंगे, चांदी के सिंहासन होंगे, चांदी की छड़ियां होंगी। जैसे राजा महाराजा स्नान करते थे वैसे ही हमारे संत महात्मा स्नान करेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा नियम क्यों बना है? मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा मानना है, सनातन परंपरा है, हमारे प्रयागराज में नहीं, जहाँ जहाँ कुंभ लगता है, चाहे वो प्रयागराज हो, हरिद्वार हो, उज्जैन हो या नासिक हो, उस समय जितने भी देवी देवता है 33 करोड़ देवी देवता गंगा जी में स्नान करते हैं। और जितने भी हमारे नागा संत होते हैं, नागा संतों में हमारे भगवान शिव के गण प्रवेश करते हैं। और जो हमारे सिंहासनों पे होते हैं उसमें हमारे जो भगवान विष्णु के गण है, देवी देवता है, उनमें प्रवेश होता है। मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी देवी देवता स्वयं जाकर के गंगा में स्नान नहीं करते हैं, वो शरीर में प्रवेश होकर के ही स्नान करते हैं। इसीलिए हमारे संत महात्मा शंकर का रूप बन के, देखा होगा आपने, कैमरा मैन दिखाएंगे, जटा वाले हमारे बाबा है, देखिए यहाँ पे नंग मलक धड़ंग जो है शंकर स्वरूप संत इसीलिए बनते हैं कि हमारे जो शंकर के गण है हमारे में प्रवेश करे और गंगा स्नान करे, ताकि हम भी पुण्य के भागी बने। ऐसी हमारी सनातन परंपरा है।
बिल्कुल देख सकते हैं आप, हरिद्वार से भी जो संत रवाना हो रहे हैं, जो संत आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि पूरी तरह से सज सवर यहाँ से जो है निकले हैं। प्रयागराज की कुंभ की जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है हो चुकी है। और जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का साफ तौर कहना है कि प्रयागराज को और संसद परिसर में धक्का मुक्की कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। वहीं राजधानी देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसद में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी और अन्य सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया है। राहुल गांधी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। देखिए, राहुल जी पे एक तो झूठे मुकदमे करे जा रहे हैं। मामला क्या है, अमित शाह जी ने एक बयान दिया बाबा साहब के लिए, और ये इतिहास इस बयान को याद रखेगा कि बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक महान व्यक्तित्व है। और इतिहास में जब हम लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं तो बाबा साहब की देन है, और हिंदुस्तान उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। हमने रोज अपना रोज उतारे हैं, इसलिए हमने पुतला दहन किया है, और उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ने देहरादून के IRDT सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ महिला वैज्ञानिक प्रोफेसर अनीता राघव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल ने 13 महिला वैज्ञानिकों समेत 3 छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। वहीं कार्यक्रम को राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी देश की बेटियां हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट था स्मार्ट किचन का। इसमें हमारा ऐसा है कि अगर हमारे घर में काम करने वाली कोई महिला गैस खुली छोड़ के भूल जाती है, या फिर घर में खेलते समय बच्चे कभी कभी गैस खुली छोड़ के वैसे ही छोड़ देते हैं, तो उस समय हम क्या करें अगर घर में कोई नहीं है तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमारा MQ2 सेंसर, आर्डिनो, सर्वो मोटर, LED और बजर यूज़ हुआ है। इसमें हमारा जो MQ2 सेंसर है वो गैस लीकेज होने पर उस गैस को सेंस करके इंफॉर्मेशन देता है आर्डिनो को। आर्डिनो वो इंफॉर्मेशन हमारे सर्वो मोटर को देता है। सर्वो मोटर हमारे गैस के सिलेंडर के रेगुलेटर के नॉब से कनेक्टेड है, जो कि इंफॉर्मेशन मिलते ही रेगुलेटर को ऑफ कर देती है, जिससे कि गैस लीकेज नहीं होगा। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल का टॉपिक है बंदरों से फसल की सुरक्षा। हमारे गांव में जब किसान कुछ मुख्य फसलें लगाते हैं जैसे दाल, सब्जियां, तो उन्हें बंदर अधिकतर नुकसान पहुंचाते हैं, और किसानों द्वारा इन चीज़ों के लिए कई प्रयोग किए गए, जैसे गुलेल द्वारा, करंट लगाने द्वारा, लेकिन किसानों को कोई सफलता नहीं मिल पाई। और मैंने जो मॉडल बनाया है वो इस प्रकार से बनाया है जिससे कि बंदरों से फसल की सुरक्षा भी हो जाए और बंदरों को शारीरिक रूप से हानि भी ना पहुंचे। तो सर, मैंने अपने मॉडल में वाइब्रेटिंग फैंस का प्रयोग किया है, और उस पर 4 पोल्स हैं। अगर कोई भी बंदर उस पर बैठेगा तो वाइब्रेटिंग फैंस तेज से बनना शुरू हो जाएगा, जिससे कि बंदर डर जाएंगे। और मैंने उस पर बजर सिस्टम का प्रयोग भी किया है, और उस पोल्स में भी अगर बंदर बैठेंगे तो वो भी तेज आवाज़ में बनना शुरू हो जाएगा। और सर, जो हमारे गांव के प्रधान हैं श्री अरविंद सिंह चौहान, उन्होंने ये जो उनका सबसे पास खेत है उन्होंने वहाँ अप्लाई भी किए ये चीज़ें। तो जितना तक मेरा मानना है कि ये किसानों के लिए और अन्य जानवरों के लिए भी लाभकारी है सर। महिला वैज्ञानिक आज हमने कॉन्क्लेव किया है। इसमें हमने 2 कैटेगरीज रखी हैं कि युवा महिला एक्सेलेंस अवार्ड, और एक हमने दूसरा इसमें ही अवार्ड रखा है। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरती है कि इसमें हमने नॉमिनेशंस अक्रॉस द उत्तराखंड इनवाइट किए थे, जिसमें से जूरी द्वारा 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ये वो महिलाएं हैं जिनके शोध से समाज को एक नई दिशा मिली है। और राज्य में संचालित अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने के मामले को लेकर पुलिस अब इस पर सख्त नजर रख रही है, और ऐसे में राज्य के सभी जिलों में मदरसों की पुलिस गहनता से जांच भी करेगी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने DGP दीपम सेठ को जांच करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। इस मुद्दे पर कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जांच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है
कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीज़ों की जांच की जाए। इसके लिए एक जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा। देहरादून के नवनियुक्त नगर आयुक्त नमामि बंसल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। म्युनिसिपल की समस्याओं को उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि शहर में स्वच्छता को लेकर पूरी प्राथमिकता के साथ काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि नगर निगम द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं में सुधार करने की कोशिश की जाएगी। डेफिनेटली स्वच्छता को लेकर के प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा और कूड़ा उठान से लेकर के उसके निस्तारण तक के लिए जितनी भी हमने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं उनके और सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जाएगा और उनमें जो कुछ व्यवधान या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं हैं जिनसे कि नगर निगम को डे टू डे बेसिस पर डील करना पड़ता है उनके लिए भी फीडबैक मैकेनिज्म बनाते हुए समाधान निकाला जाएगा। और वहीं एमएसपी सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं खटीमा में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के किसानों ने पीएम और उत्तराखंड के सीएम को ज्ञापन भेजा है। किसानों ने यूनियन के जिला अध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने फसलों के नुकसान के संबंध में 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, बैंकों द्वारा ऋण वसूली पर रोक लगाकर समय सीमा बढ़ाने तमाम मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक आदेश दिया था, कल शाम को हमारे पास पहुंचा है तत्काल, और हमारे सभी किसान संगठनों को कहा था कि जो हमारे किसान साथी सिंगू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं पिछले 10-11 महीने से, और हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके साथ कोई सरकार वार्ता नहीं कर रही है। तो उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें ये कहा था कि आप अपने अपने ज़िले में जाके अपने अपनी तहसील में जाके आप ज्ञापन दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और सख्त ये हमारी चेतावनी है सरकार को कि जल्द से जल्द जगदीश सिंह डल्लेवाल जी से बात की जाए और जो एमएसपी की उनकी डिमांड है और सारे पूरे भारतवर्ष के किसानों की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था 2021 और 2020-21 में, अगर वो इस वादा खिलाफी करते हैं तो सारे पूरे देश का किसान जो है वो पूरा आंदोलन फिर से वैसे ही करेगा और दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर को फिर से घेर लिया जाएगा। तो उत्तराखंड में तमाम मदरसे इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन इन मदरसों में कितनी मान्यता प्राप्त है और कितने नहीं हैं, फिलहाल यह जांच का विषय बना हुआ है। अब उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर जल्दी शिकंजा कसने वाला है। उत्तराखंड पुलिस राज्य के सभी मदरसों की जांच करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में डीजीपी दीपम सेठ को जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। उत्तराखंड में तमाम मदरसे चल रहे हैं, लेकिन इन मदरसों में कितने मान्यता प्राप्त है और कितने नहीं, फिलहाल यह जांच का विषय बना हुआ है। वहीं अब उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर जल्द शिकंजा कसने वाला है। उत्तराखंड पुलिस राज्य के सभी मदरसों की जांच करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में डीजीपी दीपम सेठ को जांच के निर्देश दे दिए। राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ये जांच प्रक्रिया बच्चों की सुरक्षा और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और ये सुनिश्चित करना कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के अंदर काम करें। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अवैध मदरसों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और उनका सत्यापन किया जाए। तो ये कार्य बहुत ही ज्यादा सराहनीय कार्य है और ऐतिहासिक फैसला है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इस तरीके से अवैध तरीके से अगर 500 के करीब या 500 से ज्यादा मदरसे अभी तक पता लगे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, और हमारे प्रदेश के युवा आने वाला हमारा भविष्य 40,000 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर पढ़ रहा है, तो किस तरीके से पढ़ रहा है, इन अवैध मदरसों में कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से इन्होंने जमीन ली है, इन सब चीजों की जांच होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड प्रदेश की विकास की दिशा में लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पर इस तरीके का अगर अवैध कार्य हो रहा है तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए, और जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि ये हमारा प्रदेश युवा प्रदेश है, और युवा प्रदेश में अगर इस तरीके से युवा अवैध जगह पर पढ़ने जा रहे हैं तो इस चीजों को लेकर जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही ऐतिहासिक कार्य। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई।
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के निर्णय ले रही है। साथ ही कांग्रेस ने अवैध मदरसों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की है। कोई गैर मदरसे हों, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हों या मदरसे हों, ये सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। इसमें तो सरकार को अपनी गलती को मानना चाहिए। अगर मदरसे चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, किसके कहने पे चल रहे हैं, मान्यता है नहीं है, इसका शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, क्यों नहीं देखता है। सरकार को चाहिए कि उनकी मान्यता रद्द करने के बजाय जिनके संरक्षण में स्कूल चल रहे हैं, सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय का संगठन ने स्वागत किया। उनका कहना है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। प्रदेश में जनवरी 2025 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये किया जाएगा। वहीं हल्द्वानी की मिनी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में करीब 8 खेल खेले जाने हैं, जिसमें फुटबॉल है, तैराकी है, बैडमिंटन है और तमाम ये खेल शामिल होंगे। वहीं सीएम धामी के निर्देश के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधूरे पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। किस तरह से निरीक्षण किया और जो कामकाज है उसको किस तरह से देख रहे हैं, कब तक पूरा हो जाएगा सब? हल्द्वानी में 2 वेन्यूज हैं गेम्स के, एक तो जिसको हम मिनी स्टेडियम कहते हैं और दूसरा जो हमारा ये मेन स्टेडियम है यहाँ पे। और कुल मिला के 8 इवेंट्स यहाँ पे होने हैं। मिनी स्टेडियम में जो विमेन फुटबॉल है वो होना है, उसकी तैयारियों को देखने आज मैं आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको डेली आप मॉनिटर करें। तो इसमें जो काम मुख्य तौर पर अभी बचते हैं, एक तो जो हमारे इंडोर वेन्यूज के जो हमारे गेम्स हैं उसके अंदर लाइटिंग का काम है, हीटिंग सिस्टम का काम है, स्विमिंग पूल में भी हीटिंग सिस्टम का काम है। यहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है इसमें घास लग चुकी है, पवेलियन में पेंटिंग का काम है और बाकी जगहों पे भी पेंटिंग का काम हमारा बचा हुआ है। मिनी स्टेडियम की अगर बात करें तो वहाँ पे नए सिरे से जो घास लगाई जा रही है, क्योंकि जो घास पहले से विंटर्स में सर्वाइव नहीं करती है, वो वाला काम चल रहा है। टाइलिंग का काम चल रहा है और ग्रेनाइट स्लैब्स हमारे जो सिटिंग एरिया है उस पे लग रहे हैं और काम इनका शेड्यूल पे, यद्यपि काफी काम बाकी है और दिन रात काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।